सियासत की प्रयोगशाला में जब चुनाव का प्रयोग होता है तो वादों और नारों के नए नए केमिकल तैयार किए जाते हैं। हर पार्टी अपनी जीत का फार्मूला बनाने में जुटी है, लेकिन इस फार्मूले का असर किस किस पर क्या होगा, इसका हिसाब अक्सर जनता को ही चुकाना पड़ता है। आज हम चलेंगे बिहार के सियासी रणक्षेत्र में। यहाँ रोमांच अपने चरम पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी जंगल राज का डर दिखाकर आरजेडी को घेर रही है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बिहार अस्मिता और महंगाई को मुद्दा बनाकर एनडीए पर पलटवार कर रहे हैं। लेकिन इस शोर के बीच एक ऐसा सवाल उठ खड़ा हुआ है जो महागठबंधन के सबसे मजबूत किले में दरार डाल सकता है। सवाल है हिस्सेदारी का। 2% आबादी वाले समाज को डिप्टी सीएम का पद, तो 18% वाले मुस्लिम समाज को इनको सिर्फ वोट बैंक का तमगा क्यों? इस सवाल ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। हम इस सियासी समीकरण का परत खोलेंगे और समझेंगे कि सिर्फ नेताओं के दांव पेच की नहीं होगी, बस हम उस आम आदमी की भी बात करेंगे जो त्योहारों पर घर जाने के लिए ट्रेनों में जानवरों की तरह ठूस दिए जाने को मजबूर हैं। सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में कितनी दूरी है, इसका भी पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। देख रहे हो कि पूरे बिहार के बच्चे कैसे रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों में बसों में धक्के खा रहे हैं छठ में घर आने के लिए। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे पूरा जरूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार में चुनावी पारा हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना अभियान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से शुरू किया। ये महज एक रैली नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी। कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़े समाज के सबसे बड़े आइकॉन माने जाते हैं, उनकी विरासत पर दावा करके बीजेपी आरजेडी के जाति जनगणना वाले नैरेटिव को काटने की कोशिश कर रही है। अपनी रैली में प्रधानमंत्री ने बार बार जंगल राज का जिक्र किया और नीतीश कुमार के 2005 के बाद शासन को विकास राज बताया। बेगूसराय में तो उन्होंने भीड़ से मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर पूछा, जब इतनी रोशनी है तो लालटेन की क्या जरूरत है? ये अंधेरे बना उजाले का एक पावरफुल पॉलिटिकल मैसेज था। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री के सुर में सुर मिलाया और आरजेडी के 15 साल के शासन, खासकर लालू यादव और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा। लेकिन जवाब देने के लिए तेजस्वी यादव भी पूरे फार्म में आ गए। उन्होंने एक दिन में 5-5 रैलियां की और सीधा हमला प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर बोला। तेजस्वी ने कहा, फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे और जीत बिहार में चाहिए, ये नहीं चलेगा। उन्होंने बिहारी अस्मिता पर कार्ड खेलते हुए कहा कि गुजरात के 2 लोग बिहार को नहीं चला सकते। साथ ही उन्होंने 20 साल की एनडीए सरकार पर सवाल उठाते हुए सस्ती गैस, पेंशन और नौकरियां के वादे भी किए। ये तो हुई चुनावी बयानबाजी, लेकिन असली सियासी तूफान तब आया जब महागठबंधन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा ऐलान किया। तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, ये तो सबको पता था, लेकिन वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम फेस घोषित कर दिया गया। मुकेश सहनी जो मल्ला समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार में करीब 2% है। ये महागठबंधन का अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए एक साथ मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। लेकिन इसी ऐलान ने एक ऐसा सवाल भी खड़ा कर दिया जिसका जवाब देना महागठबंधन के लिए मुश्किल हो रहा है। सवाल यह है कि अगर 2% वाले सहानी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, तो बिहार के करीब 18% आबादी वाले मुस्लिम समुदाय को सत्ता में सीधी हिस्सेदारी क्यों नहीं? और इसी सवाल ने 2 पार्टियों को हमला करने का सुनहरा मौका दे दिया। पहला है असदुद्दीन ओवैसी है कि आरजेडी को कांग्रेस जैसी पार्टियां मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर एक बंधुआ वोट बैंक समझती हैं। वो नारा लगा रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे का वादा करने वाला ही आज मुसलमानों से दगा कर रहे हैं। पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर महागठबंधन को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। इस बार वो और ज्यादा सीटों पर लड़कर इसी नाराजगी को वोटों में बदलना चाहते हैं और इस मुद्दे पर हमलावर दूसरी पार्टी खुद बीजेपी है।
ये इस राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू है। वो बीजेपी जिसने इस चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, वो आज महागठबंधन से मुसलमानों की हिस्सेदारी पर सवाल पूछ रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को हैसियत दिखा दी और मुस्लिम समाज को धोखा दिया है। बीजेपी की रणनीति साफ है, वो जानती है कि मुस्लिम वोटर उसे वोट नहीं देंगे, लेकिन अगर ये वोटर आरजेडी से नाराज होकर घर बैठ जाए या एआईएमआईएम को वोट दे तो वोटों के बंटवारों का सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। वैसे भी असदुद्दीन ओवैसी जी को वोट कटवा के नाम से जाना जाता है कि जहां जाते हैं वोटों से सेंधमारी करते हैं। इस पूरे हम मामले पर हमने जब एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि ये मुद्दा महागठबंधन के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती है। बिहार में 70 दशक के बाद कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बना, ऐसे में डिप्टी सीएम पद की उम्मीद स्वाभाविक थी। आरजेडी का मुस्लिम वोट बैंक आज भी काफी हद तक उनके साथ है, लेकिन ओवैसी जैसे फैक्टर इस वोट बैंक में छोटी सी सेंध लगाकर भी दर्जनों सीटों का खेल बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल करते हुए कह रही है कि चुनाव के बाद और भी डिप्टी सीएम बनेंगे। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में था कि 2 डिप्टी सीएम बने थे, एक सीएम तो 2 डिप्टी सीएम हो सकता है, शायद वहां पर भी यही चीज हो, जिनमें मुस्लिम समाज से भी कोई हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनाव के बाद ये वादा चुनाव से पहले उठी इस आग को ठंडा कर पाएगा? देखते हैं रहेंगे कि आगे पूरे करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए अब सियासत के ऊंचे मंच से उतरकर जमीन पर आते हैं, उसी जमीन पर जहां लाखों लोग दिवाली और छठ मनाने के लिए अपने घर अपने गांव लौटना चाहते हैं। सरकार और रेल मंत्रालय की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए। बताया गया कि इस साल रिकॉर्ड 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो पिछले साल से 56% ज्यादा है। नई दिल्ली जैसे स्टेशनों पर 7,000 लोगों के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है। इसके अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले गए हैं। कागज पर यह व्यवस्था किसी विकसित देश की तस्वीर पेश करती है, लेकिन जो तस्वीरें और वीडियो नई दिल्ली, आनंद विहार और मुंबई के स्टेशनों से आ रही है वो इन दावों की हवा निकाल रही है। ट्रेनों की जनरल बोगियां में पैर रखने की जगह नहीं है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर यात्रा कर रहे हैं, दरवाजों पर लटके हुए हैं, यहाँ तक कि टॉयलेट तक में लोग भरे पड़े हैं। ये स्पेशल ट्रेनों का हाल है। कई वीडियो में तो रिजर्वेशन वाले डिब्बे का हाल भी इससे ज्यादा बुरा है। ये तस्वीरें सीधा सवाल पूछती हैं, अगर 12,000 ट्रेनें चल रही हैं तो ये अमानवीय भीड़ क्यों? क्या ये सिर्फ कागज पर चल रही है या फिर हमारी व्यवस्था इतनी नकारा हो चुकी है कि वो त्योहारों के नाम के समय बढ़ने वाली भीड़ का अंदाजा भी नहीं लगा सकती? ये सिर्फ भीड़ और व्यवस्था का मामला नहीं है, ये आम आदमी के सम्मान और सवाल का मामला है। एक तरफ नेता हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, वोट मांगने पहुंचते हैं हेलीकॉप्टर से, और दूसरी तरफ वही वोटर जिसे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसे अपने ही देश में अपने ही घर जाने के लिए जानवरों से भी बदतर हालात में सफर करना पड़ रहा है। ये हमारे सिस्टम की विडंबना ही है जो त्योहार पर और स्पष्ट हो जाती, साफ दिखाई देने लगता है। सियासत के शोर में आम आदमी की ये तकलीफ शायद किसी को सुनाई नहीं दे रही है। अब कुछ अखबारों पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई, लेकिन सरकार इसका समाधान नकली बारिश से करने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सचिवालय के लिए लाखों के एयर प्यूरिफाई खरीद रहे हैं। भाई जो पैसे वाले हैं वो अपने घरों में अपने कमरों में एयर प्यूरिफाई खरीद के लगा ले रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो वहां की पोल्यूशन से जिनका दम घुट रहा है, वो कहाँ जाए? उन्हें कैसे राहत मिलेगी? आज हमने देखा कि कैसे राजनीति में नैरेटिव यानी कहानी गढ़ने का खेल खेला जाता है। बिहार में हिस्सेदारी की एक नई कहानी लिखी जा रही है जिसका मकसद सिर्फ वोट बैंक को साधना है। वहीं ट्रेनों में सफर करती आम जनता की तकलीफ एक ऐसी हकीकत है जिसे सरकारी दावों के पर्दे के पीछे छिपाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ सत्ता के समीकरण है तो दूसरी तरफ जनता के जमीनी सवाल। इन दोनों के बीच का फासला जो जब तक बना रहेगा तब तक लोकतंत्र के असल मायने अधूरे रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की आपकी हमारी पेशकश, आप हमें लिखकर जरूर बताइएगा।
आज के लिए बस इतना ही हुई। देखते रहिए एक संदेश। नमस्कार, जय हिंद।